डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम ब्रिटिश संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रिटिश संविधान में राजा और राजमुकुट। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है और संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका वहाँ दो प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के तौर पर हमें जो संस्था वहाँ देखने को मिलती है, जो पद देखने को मिलता है, वह है राजा का पद। और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में हमें वहाँ प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल देखने को मिलता है। तो ब्रिटेन जो कि दुनिया भर में संसदात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता है, तो जो विशेषताएं ब्रिटेन में विकसित हुई संसदात्मक व्यवस्था में, उन्हीं व्यवस्थाओं को बाद में दुनिया के दूसरे देशों ने अपने यहाँ न्यूनाधिक रूप में स्वीकार किया। तो ब्रिटेन में अगर हम राजतंत्र संसदात्मक शासन व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो यहाँ हमें शासन के इन विभिन्न अंगों को समझना होगा। तो आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन में राजा और राजमुकुट, द किंग एंड द क्राउन। परंपरागत तौर पर ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, अर्थात शासन की सारी शक्तियां किसके हाथों में हुआ करती थी? राजा के हाथों में हुआ करती थी। कालांतर में विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस राजतंत्रात्मक व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन आए, बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया। और ये परिवर्तन धीरे धीरे जो परिवर्तन आए, इन परिवर्तनों के कारण राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो किसमें बदल गई, परिवर्तित हो गई? संवैधानिक सीमित राजतंत्र में, संवैधानिक मर्यादित राजतंत्र में यह व्यवस्था परिवर्तित हो गई। तो जहां निरंकुश राजतंत्र में शासन की सारी शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित होती हैं, अब वो शक्तियां राजा की जो थी वो क्या हो गई? सीमित हो गई। इन परिवर्तन के पीछे बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का, विकास की प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। तो उनके ऊपर हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके थे। तो आज हमें ब्रिटेन एक आदर्श लोकतांत्रिक गणराज्य का उदाहरण देखने को मिलता है। और इसी के परिणाम स्वरूप हम देखें कि ब्रिटेन में जो राजमुकुट है, ये राजमुकुट भी पूरी तरह से कैसा हो चुका है? लोकतांत्रिक हो चुका है। तो सैद्धांतिक तौर पर तो हमें राजा का पद दिखाई दे रहा है और सैद्धांतिक तौर पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है। परंतु व्यवहारिक तौर पर अगर हम देखें तो ब्रिटेन की शासन प्रणाली अपने आप को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में परिवर्तित कर चुकी है। तो ये किस प्रकार हुआ कि राजा की क्या स्थिति है, क्या उसके अधिकार हैं, क्या उसकी शक्तियां हैं, वो कौन से कार्य करता है, इन सब बिंदुओं के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम अपनी चैप्टर शुरू करें, इससे पहले हम देखें कि वहाँ राजमुकुट जो हम शब्द काम में ले रहे हैं, द क्राउन जो टर्म काम में ले रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, सामान्य तौर पर हम जानते हैं राजा जो किसी राज्य का शासक होता है वह अपने सिर पर एक मुकुट धारण करता है, जब उसका राज तिलक होता है, और ऐसा करने के बाद ही उसे शासन संचालन करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये एक औपचारिक प्रक्रिया है और इसी के परिणाम स्वरूप राजा द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। तो ब्रिटेन में भी ऐसा ही हुआ, एक क्राउन राजा धारण करता है, यह एक अलंकार है। तो अब यहाँ राजमुकुट का शब्द का अर्थ इससे और ज्यादा व्यापक है। किस प्रकार से कि राजमुकुट जो है, क्राउन, ये राजमुकुट जो है, इस राजमुकुट का अर्थ क्या है? राजमुकुट का अर्थ समझने के लिए हम देखें कि राजमुकुट में शासन की संपूर्ण शक्ति निहित है। इसका अर्थ ये हुआ कि शासन के सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? क्राउन के नाम से, राजमुकुट के नाम से किए जाते हैं। चाहे वो कार्य कार्यपालिका संबंधी हो, चाहे वो कार्य विधायी हो, व्यवस्थापक का संबंधी हो, और चाहे वो कार्य किससे संबंधित है? न्यायपालिका संबंधित है। अर्थात ब्रिटेन में जो राजा है, राजमुकुट है, वो न्याय का स्रोत है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस। तो इस प्रकार हम देखें कि ब्रिटेन में शासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित है? राजमुकुट में निहित है। अब ये राजमुकुट जो है, यह राजमुकुट यहाँ हमें समझने की जरूरत है। इस राजमुकुट का स्वरूप जो है, इस राजमुकुट का स्वरूप संस्थात्मक है, संस्थागत है, इंस्टीट्यूशनल है, सामूहिक है, कलेक्टिव है। अर्थात इस राजमुकुट का निर्माण राजा के साथ साथ अन्य कई संस्थाओं से मिलकर के होता है।
व्हाट आर दी इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स क्राउन, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे मिलकर के क्राउन का निर्माण होता है। तो देखिए साहब, इस राज मुकुट में राजा भी शामिल है, मंत्रिमंडल भी शामिल है, संसद भी शामिल है, न्यायालय भी शामिल है, और इवन सिविल सर्वेंट्स, लोक सेवा के जो अधिकारी हैं, वो सब मिलकर के इसका निर्माण कर रहे हैं, राज मुकुट का निर्माण कर रहे हैं। और सारी शक्तियां इसी कारण किसमें निहित है, राज मुकुट में निहित है। तो शासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित है, राज मुकुट में निहित है। इसके अलावा शासन के समस्त कार्यों का संचालन भी कौन करता है, राज मुकुट करता है, क्योंकि ये संसद है, राजा है, न्यायपालिका है, लोक सेवा है, नौकरशाही है, वो सब किसमें शामिल है, राज मुकुट में शामिल है। आज राजमुकुट एक हमारे सामने संवैधानिक कल्पना के रूप में, ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है, दुनिया का एकमात्र अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसी के कारण हम देखें कि ब्रिटेन में जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, अर्थात राजा, राजमुकुट जो है, उस राजमुकुट को इस रूप, वर्तमान के स्वरूप में आने में कई समय लगा। और आज हम देख रहे हैं कि राजा की शक्तियां निरंकुश नहीं है, अपितु किस रूप में आ चुकी हैं, संवैधानिक रूप में। जिस प्रकार संविधान द्वारा सीमाएं तय कर दी जाती हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन में अलिखित संविधान में भी एक कल्पना के रूप में राजा की शक्तियां क्या कर दी गई हैं, सीमित कर दी गई हैं। तो राजमुकुट एक संवैधानिक कल्पना भी है। तो इस प्रकार राजतंत्रात्मक, निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था से विकास करते करते आज राजमुकुट का जो स्वरूप है, वो राजमुकुट किसका प्रतीक है, सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का प्रतीक है। तो राजमुकुट ने अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिया है, किसमें परिवर्तित कर लिया है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। तो राजा जो कि एक व्यक्ति है जो क्या धारण करता है, राजमुकुट धारण करता है, परंतु इसी के साथ राजमुकुट एक संस्था है, और उस संस्था में संसद, राजा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, नौकरशाही आदि सब मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, राजमुकुट का निर्माण कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना बेहद जरूरी है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम और आगे बढ़ें तो हमें अंतर करना होगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन किंग एंड क्राउन, राजा और राजमुकुट में अंतर। यह प्रश्न प्राय अधिकांशतः एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राजा और राजमुकुट के बीच अंतर लिखिए, अंतर बताइए। तो साहब इन प्रमुख अंतर जो हम देख सकते हैं, पहला अंतर हम देखें, राजमुकुट एक क्या है, राजमुकुट संस्था है, राजमुकुट संस्था है, जबकि राजा क्या है, सब व्यक्ति है। जैसा कि हम देख रहे थे, ये राजमुकुट संस्था जो है वो संसद से, राजा से, प्रधानमंत्री से, मंत्रिमंडल से, नौकरशाही आदि से मिलकर के बनती है, जबकि राजा अपने आप में एक क्या होता है, व्यक्ति होता है। दूसरा अंतर हम देखें, राजमुकुट क्या होता है, सब स्थायी होता है। ब्रिटिश लोग ये मानते हैं कि राजमुकुट चिरंजीवी है, अर्थात कभी मरता नहीं है, जबकि राजा कैसा होता है, सब अस्थायी है। अब व्यक्ति है तो व्यक्ति तो हम जानते हैं सब नश्वर है, पैदा होता है, जन्म लेता है, मृत्यु होती है, एक राजा के बाद दूसरे राजा आते हैं। तो इस रूप में राजा कैसा हो गया, इसकी नेचर कैसी हो गई, टेम्परेरी, जबकि राजमुकुट की नेचर कैसी हो गई, परमानेंट। तो इस प्रकार तीसरा अंतर हम देखें, राजमुकुट सामूहिक है, कलेक्टिव है। किस प्रकार है सामूहिक, कि संसद, राजा, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, नौकरशाही आदि सब मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, राजमुकुट का निर्माण कर रहे हैं। जबकि राजा अपने आप में सिंगल अर्थात व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है। इसके अलावा राजमुकुट वर्तमान में ब्रिटेन में किसका प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है, अर्थात राजा एक उत्तरदायी सरकार का संचालन करता है। सरकार किसके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मंत्रिमंडल के नेतृत्व में, और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोक सदन के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हमें ब्रिटेन में अर्थात राजमुकुट की प्रकृति जो है वो कैसी है, लोकतंत्रात्मक है। जबकि जब हम देखते हैं, सामान्यतः हम जानते हैं कि जहां जिन शासन प्रणालियों में राजा का पद पाया जाता है, उन शासन प्रणालियों को राजतंत्रात्मक व्यवस्था सामान्य शब्दों में हम कहते हैं। तो ब्रिटेन में राजा का पद है तो कई बार ये समझा जाता है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, परंतु राजतंत्रात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी ब्रिटेन में राजा के पास नाम मात्र की शक्तियां बची हैं, और इसी कारण तो हम ब्रिटेन के राजा को नाम मात्र की कार्यपालिका कह रहे हैं। तो राजा
अब सिर्फ राजतंत्र की एक अपशिष्ट भाग है बची, अर्थात राजा की जो प्रकृति है वो निरंकुश राजतंत्र की तरह नहीं है। अब उसके पास हम देखें एक लोकतांत्रिक सरकार का नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख होने की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार राजा और राजमुकुट के बीच हम अंतर को समझ सकते हैं। हम देखें कि राजा की शक्तियों का स्रोत क्या है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ पावर्स ऑफ किंग। राजमुकुट की जो शक्तियां हैं इनकी शक्तियों का स्रोत क्या है। तो देखिए राजमुकुट की शक्तियों का स्रोत सामान्यतः हम देखें परंपरागत तौर पर यह माना जाता है कि राजा को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं। और हम देखें कुछ शक्तियां संसद ने अपने कानूनों के निर्माण के माध्यम से प्रदान की हैं। तो राजा को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, प्रीरोगेटिव्स प्राप्त हैं, वो कौन कौन से हैं। आप देखिए साहब, नाम मात्र की कार्यपालिका है, राष्ट्राध्यक्ष है, हेड ऑफ द स्टेट है। देखिए संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका को राष्ट्र का अध्यक्ष कहा जाता है, हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, और वास्तविक कार्यपालिका को हेड ऑफ द गवर्नमेंट, शासन का अध्यक्ष कहा जाता है। तो देखिए राष्ट्र का अध्यक्ष ब्रिटेन में कौन है, राजा है, और शासन का अध्यक्ष ब्रिटेन में कौन है, प्रधानमंत्री है। तो इस अंतर को भली भांति आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो ब्रिटेन में जो राजा है उसको शासन की शक्तियों का स्रोत परंपरागत तौर पर उससे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, और वो विशेषाधिकारों में हम देखें कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, संसद को आहूत करता है, या संसद को सदनों को स्थगित कर सकता है, लोक सदन को समय से पहले भंग कर सकता है। तो ये उसके पास कुछ विशेष अधिकार हैं, क्षमादान की शक्ति है कि किसी अपराधी को क्षमा प्रदान कर दे, या तो इस प्रकार ये इसके पास विशेष अधिकार है। राजा के पद के साथ ये शक्तियां ऐसी हैं जिनका कहीं संसद के किसी कानून में उल्लेख नहीं है, परंतु कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनको संसद के कानून के माध्यम से, स्टैट्यूट के माध्यम से संसद ने अपने कानूनों के माध्यम से राजा को शक्तियां सौंपी हैं। ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो हम देखें कि राजा के पास संसद द्वारा निर्मित कानून हैं, उन निर्मित कानूनों में राजा को कई सारी शक्तियां सौंपी गई हैं। और जब ब्रिटेन आज एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है, तो लोक कल्याणकारी राज्य के परिणाम स्वरूप राज्य की शक्तियां कार्य बढ़ गए हैं। तो ब्रिटेन के इस लोक कल्याणकारी राज्य ने राजा की शक्तियों में कमी नहीं की है, अपितु क्या किया है, वृद्धि की है, विकास किया है। तो इस प्रकार से राजा की शक्तियों के प्रमुख तौर पर दो स्रोत हैं, एक तो उसे परंपरागत तौर पर प्राप्त विशेषाधिकार, और दूसरी है संसद द्वारा निर्मित कानूनों के माध्यम से प्राप्त शक्तियां। जैसे संसद ने कानून का निर्माण कर दिया कि राजा का पद जो होगा वो एक प्रोटेस्टेंट मत को मानने वाले ईसाई मत जो है उसको ही प्रदान किया जाएगा, या राजा का ज्येष्ठ पद जो होगा वो ज्येष्ठ पुत्र जो होगा वो राजा का उत्तराधिकारी होगा, राजा की नियुक्ति आनुवंशिक तौर पर। तो ये सब बातें किसने तय की हैं, संसद ने अपने एक अधिनियम के माध्यम से ये बातें तय की हैं। तो ये शक्तियां उसको कहां से मिल रही हैं, संसद के कानून के माध्यम से। अब हम और आगे बढ़े इसको समझने के लिए, इस चैप्टर को और समझने के लिए कि राजमुकुट की शक्तियां एवं कार्य, व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ क्राउन। तो राजमुकुट की शक्तियां बड़ी व्यापक हैं। क्यों है व्यापक, हम देख रहे हैं कि शासन के सारे कार्य, शासन का संचालन किसके नाम से हो रहा है, राजा के नाम से हो रहा है। चाहे वो कार्यपालिका, चाहे व्यवस्थापिका, चाहे न्यायिक क्षेत्र में देखें, चाहे हम राष्ट्रमंडल के क्षेत्र में देखें, वैदेशिक संबंधों में देखें, तो बड़ी व्यापक कार्य क्षेत्र है राजा का। तो राजा की शक्तियां कौन कौन सी हैं, हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए राजा की इन शक्तियों को मोटे तौर पर 5 भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहली शक्तियों को हम देखें कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, एजुकेटिव पावर्स। राजा के पास कौन कौन से एजुकेटिव फंक्शंस एंड पावर्स हैं। तो देखिए एजुकेटिव पावर्स के अंतर्गत हम देखें कि किसी भी देश के आंतरिक प्रशासन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन करना कार्यपालिका का पहला काम है। तो ये काम भी राजा के नाम से किया जाता है। अब कार्यपालिका के कार्यों को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स को बनाना, उन डिपार्टमेंट्स में हम देखें स्थायी कार्यपालिका अर्थात लोक सेवकों की नियुक्ति करना,
उनको अगर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको अपने पद से हटाना। इसके अलावा हम देखें उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए कुछ पॉलिसीज की आवश्यकता होती है, कुछ नीतियों की आवश्यकता होती है। उन नीतियों का निर्माण भी किसके नाम से होता है? राजमुकुट क्राउन के नाम से होता है। इसके अलावा हम देखें, ये तो स्थायी कार्यपालिका की बात हो गई। एक हमारे यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका होती है, अर्थात जनता द्वारा चुनी गई कार्यपालिका। तो हम देखें वो कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्र अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राजा द्वारा क्या बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री, और उसकी सलाह एवं परामर्श के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। राजा मंत्रियों की नियुक्ति करने में स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में भी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। उसके लिए कुछ स्थापित परंपराएं हैं, उन परंपराओं से वो बंधा हुआ है। तो ये कार्यपालिका शक्तियों में नियुक्ति संबंधी वो सेना अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। इसके अलावा हम देखें वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा हम देखें कि वो अन्य जो कार्मिक हैं उनकी नियुक्ति करता है। तो ये सब कार्य कौन सी शक्तियों में आते हैं? कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आते हैं। दूसरी प्रमुख शक्ति है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में हम देखिए ब्रिटेन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, आपको समझना भी चाहिए कि ब्रिटिश संसद का निर्माण किससे मिलकर के होता है। तो ब्रिटिश संसद, ब्रिटेन में जो कि ब्रिटेन की संसद दुनिया की सभी संसदों की जननी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम देखें संसद का निर्माण ब्रिटेन में 3 चीजों से मिलकर के होता है, राजा और संसद के 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, लॉर्ड सभा और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो राजा, लॉर्ड सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, इन तीनों चीजों से मिलकर के ब्रिटेन में किसका निर्माण हो रहा है? संसद का निर्माण हो रहा है। तो संसद के साथ मिलकर के राजा कौन से कार्य करता है? विधायी कार्य, अर्थात कानून निर्माण संबंधी कार्य। कोई भी विधेयक जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाएगा, वह विधेयक कानून तभी बन पाएगा जब किसकी सहमति प्राप्त हो जाएगी? किसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी? राजमुकुट की क्राउन की सहमति प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखें, चाहे वो साधारण विधेयक हो, चाहे वो वित्त विधेयक हो, वित्त विधेयक में एक विशेष बात जो ध्यान रखने की वो ये है कि किसी भी वित्त विधेयक को सदन में पेश करने से पहले, लोक सदन में पेश करने से पहले राजा की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। तो राजा की स्वीकृति वित्त विधेयक के साथ होती है, तभी वो उसमें हाउस में उसको पुट किया जाता है, रखा जाता है। साधारण विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाते हैं। तो कानून कब बनते हैं? हम देखें कि वो राजा की सहमति के बाद कानून बनते हैं। और तीसरी बात, आजकल जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, राजा द्वारा से परिषद आदेश, काउंसिल इन काउंसिल ऑर्डर्स, अर्थात मंत्रिमंडल द्वारा कार्यकारी आदेश जारी किए जाते हैं और इन आदेशों की से शासन को, सरकार को चलाने के लिए सहायता मिलती है और प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, अर्थात विधायिका का कार्य कार्यपालिका करती जा रही है। तो यहाँ भी देखें हम कि इस रूप में भी कार्यपालिका के तौर पर राजा की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो ये संविधान में संशोधन करने, किसी भी कानून में रद्द करने, संशोधन करने, ये काम भी कौन विधायी कार्य के रूप में कौन करता है? राजमुकुट करता है। तीसरा बड़ा कार्य है जुडिशियल फंक्शंस, जुडिशियल पावर्स। तो हम देखें न्यायिक शक्तियों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना न्याय का स्रोत माना जाता है। ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश क्राउन को फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। विभिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अब न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाए, तभी न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन में हम देखें लॉर्ड सभा, ब्रिटेन में लॉर्ड सभा जो थी उसकी एक छोटी संस्था थी, प्रिवी काउंसिल। वो प्रिवी काउंसिल जो ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे, उन ब्रिटिश के उपनिवेश में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करती थी। जैसे हम भारत में भी जब ब्रिटेन का उपनिवेश था तो भारतीय मामलों की सुनवाई, जो अंतिम अपील जो होती थी, वो प्रिवी काउंसिल में होती थी। तो इस प्रकार हम देखें उन प्रिवी काउंसिल्स को भी, प्रिवी काउंसिल्स के जो मेंबर्स थे, लॉर्ड्स थे, उनकी नियुक्ति, लॉर्ड्स जो थे उनकी नियुक्ति भी किसके आदेश से होती थी? सम्राट के आदेश से होती थी। तो इस प्रकार ये न्यायिक कार्य। इसके अलावा क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की विभिन्न कानूनों के उल्लंघन पर दंड प्राप्त, सजा प्राप्त व्यक्तियों के सजा को कम करना, क्षमा प्रदान करना, मृत्युदंड प्राप्त जो है उनको क्षमा प्रदान करना, ये सब काम कौन कर सकता है? राजमुकुट कर सकता है। धार्मिक शक्तियां, रिलीजियस फंक्शंस एंड पावर्स।
ब्रिटेन में सम्राट को धर्म का रक्षक कहा जाता है, डिफेंडर ऑफ रिलीजन। और ब्रिटेन में सम्राट बनने के लिए योग्यता है कि वो प्रोटेस्टेंट मत का अनुयायी होना चाहिए। तो ब्रिटेन में जो एंग्लिकन जो मत है उसकी जितनी भी चर्च हैं, उन चर्चों का सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो ब्रिटेन का सम्राट होता है। तो उन चर्चों में जो बिशप हैं, आर्क बिशप हैं, डीन हैं या पादरी हैं, उनकी नियुक्ति किसके आदेश से? राजमुकुट के आदेश से। धर्माधिकारियों की नियुक्ति करने का काम भी कौन करता है? सब सम्राट करता है। और चर्चों की एक नेशनल असेंबली जो है, उस नेशनल असेंबली की अध्यक्षता भी कौन कर रहा है? सम्राट कर रहा है। तो इस प्रकार धार्मिक कार्य भी उसके पद के साथ जुड़े हुए हैं। सम्मान की शक्तियाँ, संरक्षण, सम्मान, रेस्पेक्ट। अब देखिए साहब कि ब्रिटिश समाज में जो विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं या जिन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए विशिष्ट योगदान दिया है, तो उनके सम्मान प्रदान करने का काम कौन करता है? सम्राट करता है। कई प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती हैं, टाइटल्स दिए जाते हैं। वो टाइटल्स किसके द्वारा दिए जाते हैं? सम्राट क्राउन के द्वारा दिए जाते हैं। और इन टाइटल्स में प्रमुख तौर पर हम नाम लेते हैं नाइट, पियर्स। देखिए, जो सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें नाइट की उपाधि दी जाती है, और जो राजनीतिक क्षेत्रों में जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको पियर्स की उपाधि, तो पियर्स की उपाधि जो है पियर्स के रूप में अपॉइंट भी किए जाते हैं मेंबर लॉर्ड सभा में। तो ये सम्मान देने का काम भी कौन करता है? विशिष्ट लोगों को ये राजमुकुट करता है। तो इतने व्यापक कार्य जो हैं वो 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। इसके अलावा वैदेशिक संबंध भी हम देखें, फॉरेन अफेयर्स के रूप में भी राजा की बड़ी व्यापक शक्तियां हैं कि वह विदेश नीति का निर्माण, प्रत्येक देश द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए जाते हैं। तो किस प्रकार के संबंध बनाने हैं, किस प्रकार की नीति का पालन करना है, इसका निर्धारण भी विदेश नीति के माध्यम से राजमुकुट करता है। दूसरे देशों में राजनयिक नियुक्त किए जाते हैं, डिप्लोमेट्स नियुक्त किए जाते हैं, एम्बेसडर्स नियुक्त किए जाते हैं, और दूसरे देशों के राजनयिक यहाँ आते हैं तो उनको अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अलावा हम देखें कि युद्ध एवं शांति की घोषणा करना या दूसरे देशों से हमने जो संधियां की हैं उनका अनुसमर्थन, रेक्टिफिकेशन करना, और ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, उपनिवेश से मिलकर के एक संगठन बनाया गया, वो था राष्ट्रमंडल। और बाद में हम देखें ब्रिटेन समेत ब्रिटेन के जो पूर्व उपनिवेश थे उन सब उपनिवेशों ने अपना एक संगठन बनाया, राष्ट्रमंडल। उन राष्ट्रमंडल में सब ब्रिटेन सहित सभी देशों की स्थिति, अधिकार एक जैसे हैं, पर एक औपचारिक सम्मान की संस्था के रूप में एक संगठन बनाया गया, उसको राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का नाम दिया, जिसकी अभी भी बैठकें होती हैं। तो उस राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष के तौर पर किसको माना जाता है? राजमुकुट को माना जाता है। और आप देखिए राष्ट्रमंडल के कुछ देशों में राष्ट्र अध्यक्षों की नियुक्ति भी आज भी, जैसे हम बात करें कनाडा की, हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, हम बात करें न्यूजीलैंड की, इन देशों में जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, हेड ऑफ द स्टेट, इनकी नियुक्ति आज भी ब्रिटिश सम्राट के आदेश द्वारा की जाती है। हालांकि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें परामर्श दिया जाता है, उस परामर्श के आधार पर ही सम्राट नियुक्ति करता है। यहाँ सम्राट के पास सभी वे की शक्तियाँ नहीं है, पर फिर भी किसके आदेश से नियुक्ति हो रही है? राजमुकुट के। तो राष्ट्रमंडल के रूप में या वैदेशिक संबंधों में युद्ध एवं संधि की घोषणा के रूप में हम देखें, या राजनयिक की नियुक्ति के रूप में, ये सब कार्य किसके हैं? राजमुकुट के कार्य हैं। तो कार्यकारी, विधायक, न्यायिक, धार्मिक, सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय वैदेशिक संबंधों में ये विविध कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? कौन सी शक्तियां किसको प्राप्त है? राजमुकुट को प्राप्त है। जब इतनी शक्तियां प्राप्त हैं, सारे काम इसी के नाम से हो रहे हैं, तो हम देखें कि ब्रिटेन में राजा का पद जो है वो अत्यधिक शक्तिशाली है, परंतु यह स्थिति सिद्धांत में है, आइडियल पोजीशन है। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। व्यवहारिक स्थिति अगर हम देखें वहां जाकर तो हमें कुछ भिन्नता दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हमने जब ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था तो आपको बताया गया कि ब्रिटेन के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। सिद्धांत में तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई दे रही है, परंतु व्यवहार में हम देखें कि राजतंत्र जो है वो सीमित, मर्यादित एक संवैधानिक राजतंत्र है, और वर्तमान में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। राजा के हाथों से शक्तियां मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और संसद के हाथों में स्थानांतरित हो चुकी हैं। तो शासन के ये सारे कार्य सम्राट के नाम से किए जाएंगे, परंतु वास्तविक तौर पर इन कामों का संचालन जो है, इन कार्यों का संपादन जो है, इन शक्तियों का प्रयोग जो है वो संसद और मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री राजा को
को परामर्श देता है, उसी परामर्श के आधार पर संसद द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। अब राजा की जो सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक स्थिति के बारे में भी बात कर रहे थे, तो इस सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति को और ज्यादा स्पष्ट तौर पर समझने के लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ कथन हैं। वो कथन हमें राजा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति में जो अंतर है, उस अंतर को और ज्यादा स्पष्टता प्रदान करने में हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं। पहला महत्वपूर्ण स्टेटमेंट क्या है? पहला महत्वपूर्ण कथन है कि साहब राजा कोई गलती नहीं कर सकता। किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा कोई गलती नहीं कर सकता। तो हम सामान्यतः ये जानते हैं कि साहब शासन के सारे काम कौन कर रहा है? राजा कर रहा है, और वो कोई गलती नहीं कर सकता। और राजा के पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध ब्रिटेन के किसी भी न्यायालय में कोई अभियोग, कोई केस नहीं चलाया जा सकता। कोई गलती नहीं कर सकता, कोई उसे सजा प्रदान नहीं की जा सकती, कोई उसके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता है साहब? ऐसा इसलिए है, जैसा कि हम सामान्यतः जानते हैं कि व्यक्ति से गलती कब होती है? जब व्यक्ति कोई कार्य करता है। पर ब्रिटेन में जो सम्राट है वह स्वयं कोई कार्य नहीं करता। जब वो कोई कार्य नहीं करेगा तो गलती होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो ये जो कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, इसका दूसरा पहलू ये है कि ब्रिटेन में सम्राट कोई कार्य नहीं करता, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के सम्राट से कोई गलतियां नहीं होती। तो फिर इन शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है? इन शक्तियों का प्रयोग ब्रिटेन के सम्राट के नाम से वास्तविक तौर पर प्रैक्टिकली इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और संसद के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखें कि पहला जो कथन है, राजा कोई गलती नहीं कर सकता, यह कथन राजा की व्यवहारिक स्थिति को स्पष्ट करने में बड़ा हमारे लिए उपयोगी है। दूसरा, राजा की व्यवहारिक स्थिति को समझने के लिए हमें एक और स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम देखें। राजा कोई गलती नहीं कर सकता, राजा कोई गलती नहीं कर सकता। तो हम देखें दूसरा कथन है, राजा राज्य करता है, शासन नहीं। राज्य करता है, शासन नहीं। देखिए, राजा ब्रिटेन में जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, राजा का पद जो है बड़ा ऐतिहासिक पद है, 1200 वर्ष पुराना है। तो इस राजा पद के प्रति लोगों के, ब्रिटेन के लोगों में, ब्रिटेन के नागरिकों में बड़े सम्मान की भावना है। और हम देखें कि ब्रिटेन के राजा के बारे में कहा जा रहा है, वो क्या करता है? राज्य करता है। राज्य कैसे करता है? जैसे अभी हमने देखा कि राजमुकुट एक संस्था है जिसमें संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, न्यायालय, लोक सेवा के अधिकारी, तो ये सब मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? राजमुकुट का, क्राउन का निर्माण कर रहे हैं, राजा का निर्माण कर रहे हैं। और हम देखें कि ये सब मिलकर के राज्य कर रहे हैं, परंतु वास्तविक रूप में शासन का संचालन जो है इन्हीं के द्वारा, इसी राजमुकुट संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा पद है राजा, तीसरा कथन है, राजा स्वर्णिम शून्य है, क्राउन गोल्डन जीरो है। गोल्डन जीरो कैसे है? कि ये सारी शक्तियां हमने देखा कि किसके नाम से प्रयोग में लाई गई? राजमुकुट के नाम से प्रयोग में लाई गई। पर व्यवहारिक तौर पर इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राजा को परामर्श दिया जाता है। कौन परामर्श देता है? मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री परामर्श देता है, और उसी परामर्श और के आधार पर राजा द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर शासन का संचालन किया जाता है। तो कहा जाता है कि साहब राजा की जो स्थिति है एक रबड़ स्टैंप की तरह है। रबड़ स्टैंप की तरह कैसे है? कि जैसे वहाँ की संसद है, अगर किसी विधेयक को पारित करके भेज दे तो राजा के पास निषेधाधिकार प्राप्त तो है, वीटो पावर, कि वह उस विधेयक पर अनुमति देने से इनकार कर दे। परंतु व्यवहारिक स्थिति में हम देखें कि पिछले 300 वर्षों में, लास्ट इन 300 ईयर्स, किसी भी राजा ने किसी भी विधेयक को संसद के पास पुनः विचार के लिए या अपने वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया है। तो यहाँ हम देखें संसद द्वारा जो भी विधेयक पारित किए जाते हैं, उन विधेयकों पर राजा द्वारा क्या प्रदान कर दी जाती है? अपनी स्वीकृति, सहमति प्रदान कर दी जाती है। तो विधायी क्षेत्रों में संसद उसकी सहयोगी है, कार्यकारी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल उसका सहयोगी है, और न्यायिक क्षेत्रों में हम देखें न्यायपाल का उसका सहयोगी है। तो हम देखें कि यहाँ राजा के पास जो शक्तियां हैं, सब वो शक्तियां वह उसके नाम से प्रयोग ली जाती हैं, परंतु वास्तविक तौर पर उन शक्तियों का प्रयोग इन मंत्रिमंडल, संसद, न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो राजा एक रबड़ स्टैंप की तरह है, वह अपने स्वविवेक का प्रयोग, अपने खुद के दिमाग का प्रयोग बहुत सीमित क्षेत्रों में करता है। तो इसलिए इसको स्वर्णिम शून्य कहा जाता है। और
आपको यहाँ यह भी स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि दुनिया के जिन जिन देशों में संसदात्मक शासन प्रणालियां हैं, उन संसदात्मक शासन प्रणालियों में जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, उस नाम मात्र की कार्यपालिका की जो स्थिति है वह कैसी है, वह नाम मात्र की कार्यपालिका के पास शक्तियां अत्यधिक सीमित हैं। तो ये हम ब्रिटिश संविधान से भली भांति समझ सकते हैं। अब देखिए साहब, जब दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं का धीरे धीरे क्षरण हुआ, पतन हो चुका, और उनके स्थान पर किसकी स्थापना हो चुकी है? लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। और राजतंत्र कुछ गिने चुने देशों में बचा है, पर ब्रिटेन में आज भी हम देखें राजा का पद बना हुआ है, और ब्रिटिश नागरिकों की अपने राजा के प्रति जो सम्मान है, श्रद्धा है, वो अद्वितीय है। तो इस राजपद की उपयोगिता क्या है? क्राउन क्यों अभी भी बना हुआ है, जबकि दुनिया भर में समानता की बात होती है, या राजतंत्र खत्म हो चुका है? ब्रिटेन ने अपने यहाँ राजतंत्र को खत्म क्यों नहीं किया? तो क्या यूटिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए, ब्रिटेन में राजपद की उपयोगिता को समझने के लिए हमारे पास कुछ पहलू हैं, कुछ दृष्टिकोण हैं। इन दृष्टिकोणों के माध्यम से राजपद की उपयोगिता को हम बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। देखिए साहब, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कहता है कि ब्रिटेन में जो इतिहास रहा है, इतिहास में हम जब से देखें 450 ईस्वी से लेकर के निरंतर रूप से ब्रिटेन आज भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली अनवरत रूप से चली आ रही है, और इस राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली ने अपने आप को समय के अनुरूप परिवर्तित किया है, समय के अनुरूप ढाला है। जहां शुरुआत में यह निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो आज यह समय के साथ चलते चलते हम देखें एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में इसने अपने आप को समायोजित कर लिया है। और हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में राजमुकुट जो है वो लोकतंत्रात्मक है। ब्रिटेन में क्राउन जो है तो डेमोक्रेटिक क्राउन, लोकतंत्रात्मक क्राउन ब्रिटेन में मौजूद है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, तो ब्रिटेन के नागरिकों ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, और ब्रिटेन में जैसा कि एक विकसित संविधान है, तो संविधान ने अपने आप को इसी प्रकार विकसित किया कि एक राजतंत्र जो है वो एक लोकतंत्र में क्या हो गया। ब्रिटेन के कुछ समय इतिहास में कुछ समय ऐसा भी आया जब लोकतंत्र के स्थान पर ब्रिटिश नागरिकों ने गणतंत्र को अपनाया, परंतु गणतंत्र के जो उनके अनुभव रहे बड़े अच्छे नहीं रहे। ब्रिटिश नागरिकों ने पुनः अपने यहाँ किसको, राजा के पद को पुनः उसका बहाल कर दिया, निर्माण कर दिया। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर हम देखें कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ब्रिटेन में राजा का पद जो है बड़ा उपयोगी रहा है। देखिए, ब्रिटेन में राजा के पद पर बैठने वाला जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसके पास जो अनुभव है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो या मंत्री तो कुछ समय के लिए होते हैं, परंतु राजपद पर बैठने वाले जो व्यक्ति हैं उनका लंबा जीवन कार्यकाल जो है, जैसे हम देखें, चाहे वो विक्टोरिया देखें, चाहे जॉर्ज पंचम देखें, चाहे एडवर्ड सप्तम देखें, तो इन काफ़ी लंबे समय तक 30 साल, 40 साल, 50 साल तक इन लोगों ने राजपद पर दुनिया की कई सारी घटनाएं देखी, या खुद के देश में ही कई सारी राजनीतिक घटनाओं को देखा, परिवर्तन देखे, बदलाव देखे, तो उनके पास एक बड़ा राजनीतिक अनुभव आ गया। और इसी अनुभव की वजह से हम देखें कि वह अपनी सरकार का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और ब्रिटिश सम्राट के पास परंपरागत तौर पर यह माना जाता है कि 3 अधिकार हैं। वो 3 अधिकार हम देखें, सलाह एवं मंत्रणा, इसके अलावा हम देखें कि चेतावनी देने का अधिकार है। तो ये अधिकार जो है इनसे राजा द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सरकार को चेतावनी दी सकती है, कोई सलाह अथवा मंत्रणा की जा सकती है। तो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य भी है कि वे मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को समय समय पर किससे सूचित करें, किससे डिस्कस करें, राजा से डिस्कस करें। या जो विधायी कार्य हैं उनकी भी सूचना किसको दी जाती है, राजा को दी जाती है। तो इस प्रकार हम देखें, राजनीतिक तौर पर भी राजपद का जो पद है, राजा का जो पद है, वो उपयोगी है, निरुपयोगी नहीं है। इसलिए उपयोगी होने के कारण यह पद आज भी ब्रिटेन में क्या बना हुआ है। इसके अलावा हम सामाजिक दृष्टि से देखें, ब्रिटिश समाज में हम देखें कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अनुरूप विचार, मूल्य, धारणाएं, आचरण जब आ गया, तो परंतु ब्रिटेन के नागरिकों ने सामाजिक दृष्टि से भी किस व्यवस्था को बनाए रखा, राजपद की व्यवस्था को बनाए रखा। और कई मौकों पर जब जहाँ राष्ट्र में एकता की, राष्ट्रीय संकट जब आते हैं या समाज में कई बदलाव होते हैं, तो उन बदलावों के अनुरूप ब्रिटिश राजपद ने कई उदाहरण पेश किए। और ब्रिटिश राजपद जो है ब्रिटेन के नागरिकों के लिए आज भी फैशन का एक बड़ा स्रोत है।
और ब्रिटिश नागरिकों की बड़ी जिज्ञासा रहती है राजा के स्वास्थ्य के बारे में, राजा के परिवार की समस्याओं के बारे में। तो ब्रिटिश समाज का अपने राजा के प्रति अत्यधिक लगाव, अत्यधिक समर्पण, अत्यधिक श्रद्धा, जो एक ऐसी विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं सामाजिक दृष्टि से भी राजपथ को आज भी उपयोगी बनाए हुए हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, ब्रिटिश नागरिकों के बारे में यह धारणा है कि ब्रिटिश नागरिक रूढ़िवादी होते हैं, अर्थात अपने यहाँ जो प्रथाएं परंपराएं हैं, उन प्रथाओं परंपराओं के संचालन के प्रति, वो उनको पालन करने के प्रति, उनको मानने के प्रति बड़े ही कटिबद्ध रहते हैं, बड़े ही समर्पित रहते हैं। तो राजा का पद जो है वो एक बड़ी लंबी परंपरा का पद जो बना हुआ है, उस परंपरा को आने वाली पीढ़ियां भी, ब्रिटेन में आने वाली पीढ़ियां भी उसी राजा के पद को सम्मान के साथ आगे कंटिन्यू रखना चाहती हैं, बढ़ाए रखना चाहती हैं। आर्थिक दृष्टि से हम देखें, आर्थिक दृष्टिकोण कि जब राजा का बड़ा जो जीवन शैली है, बड़ी लाइफ स्टाइल जो है, बड़ी लेविश लाइफ स्टाइल है, बड़े राजशाही खर्चे बड़े ज़बरदस्त होते हैं, उसका बजट बहुत बड़ा होता है। देखिए, ब्रिटेन के कुल बजट का 1/10वां हिस्सा राजा के ऊपर खर्च किया जाता है। तो हम देखें, परंतु इससे प्रतिफल जो निकलता है, इससे प्रतिफल उससे और भी ज़्यादा व्यापक निकलता है। कि हम देखें कि ब्रिटेन के सम्राट द्वारा दुनिया के दूसरे देशों के प्रति जिज्ञासा, सम्राट के प्रति दूसरे देशों की जिज्ञासा रहती है, या ब्रिटेन के सम्राट द्वारा जो फैशन या कला, साहित्य या संस्कृति में जो योगदान दिया जाता है, उससे भी अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान मिलता है। तो आर्थिक तौर पर हम देखें कि ब्रिटेन का राजा जो है वो ब्रिटेन के ऊपर भार नहीं है। इसके अलावा धार्मिक, हमने जब इसकी धार्मिक शक्तियों के बारे में बात की तो आपको बताया कि ब्रिटेन में जो राजा का पद है वो धर्म का संरक्षक है, धर्म का रक्षक है। और ब्रिटेन के जो विभिन्न चर्च हैं, उन चर्चों में जो पादरी हैं, धार्मिक अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राजमुकुट करता है। तो धर्म के क्षेत्र में एक रूपता बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजपथ का होना जरूरी है, इसलिए यह उपयोगिता अभी भी बनाए हुए हैं। तो इन सभी उपयोगिताओं के कारण कौन कौन सी ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि के कारण ब्रिटेन में राजपथ की कैसी अभी भी क्या बनी हुई है? उपयोगिता बनी हुई है, महत्व बना हुआ है, इसलिए यह आज भी ब्रिटेन में संचालित है। अब हम बात करें कि ब्रिटेन में का राजा का जो पद है, वो पद उसमें ऐसी क्या बात है जो आज भी हम यह सस्टेन कर रहा है, आज भी बन रहा है? क्या राजा का पद एक नाम मात्र का पद है? तो हम देखिए, यह निर्भर करता है राजा का व्यक्तित्व कैसा है, राजा का पद पर बैठने वाले जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो हम देखें कि राजा के पद पर बैठने वाला जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व जो होता है उसे काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव प्राप्त होता है, और अपने इस राजनीतिक अनुभव के आधार पर वह सरकारों को गलतियां करने से या रोकता है। इसके अलावा हम देखें कि राजा का पद जो होता है वो निष्पक्ष होता है, न्यूट्रल होता है, वह किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता या राजनीतिक विचारधारा से या राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो सभी राजनीतिक दल उसे सहर्ष रूप से क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। उसके द्वारा जो निर्णय किया जाता है, उसके द्वारा जो बात कही जाती है, उसके द्वारा जो सलाह दी जाती है, उस सलाह को सभी राजनीतिक पक्षों द्वारा समान रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि उसकी निष्पक्षता के प्रति किसी को कोई संदेह नहीं है। तो ब्रिटेन में राजा की निष्पक्षता भी उपयोगी है, इस राजा के पास जो लंबा अनुभव है वो भी उपयोगी है। इसके अलावा हम देखें कि ब्रिटेन में जो राजा का पद जो है, इस राजा के पद के कारण राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी भी हमें देखने को मिलती है। क्या राजा प्रधानमंत्री की प्रत्येक सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो देखिए, बहुमत दल का नेता होता है और राजा के पास प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर ये देखा जाएगा कि बहुमत दल का नेता कौन है। तो आजकल दलीय अनुशासन बढ़ गया और दलीय पार्टी डिसिप्लिन होने से दल के सदस्यों द्वारा अपना नेता चुना जाता है, और उसी व्यक्ति को राजा द्वारा क्या नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। पूर्ववर्ती काल में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई कि किसी दल में जो दावेदार रहे बहुमत दल के नेता के तौर पर एक से अधिक व्यक्ति रहे, तो उस स्थिति में राजा द्वारा अपना जो स्वय विवेक है, उस स्वय विवेक को काम में लिया जाता है कि किसके पास उसको बहुमत साबित करने का मौका दिया जाता है। परंतु मंत्रियों की नियुक्ति में हम देखें राजा के पास आज भी कोई स्वय विवेक प्राप्त नहीं है। मंत्रियों की नियुक्ति में जो सलाह एवं परामर्श प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है, जो सूची प्रधानमंत्री द्वारा सौंपी जाती है, उसी के अनुरूप राजा द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ हम देखें कि राजा की जो शक्तियाँ हैं
वो राजा की शक्तियां, शासन के सारे कार्य सैद्धांतिक तौर पर राजा के द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु व्यवहारिक तौर पर हम देखें कि इन शक्तियों का प्रयोग राजमुकुट जो कि एक संस्था है, जिस संस्था में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, ये सब न्यायपालिका, लोक सेवक आदि सब, ये सब मिलकर के एक उत्तरदायी सरकार का संचालन कर रहे हैं। और इस प्रकार उत्तरदायी सरकार से लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सुचारू रूप से ब्रिटेन में काम कर रही है, जबकि ब्रिटेन में एक लिखित संविधान का अभाव है। ऐसा होने के बावजूद भी ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश शासन प्रणाली दुनिया के दूसरे देशों के लिए कई मायनों में आज भी आदर्श बनी हुई है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्रिटेन की कार्यपालिका के तौर पर राजा और राजमुकुट का पद। तो इसके ऊपर बड़ा प्रश्न भी पूछा जाता है और अन्य कई छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम प्रधानमंत्री पद की शक्तियां, कार्य और स्थिति के बारे में ब्रिटेन के संदर्भ में बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी जो भी जिज्ञासा है उसको आप कमेंट बॉक्स में या अपने महाविद्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें और महाविद्यालय का जो यूट्यूब चैनल है, कॉलेज का यूट्यूब चैनल, उस यूट्यूब चैनल को नए वीडियो प्राप्त करने के लिए, अन्य विषयों के भी उस यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें लाल बटन दबा करके। धन्यवाद।